वक्त बड़ी खबर के साथ आज बुंदेलखंड के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। सीएम योगी का बांदा दौरा है। आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। कालिंजर दुर्ग पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बांदा दौरा होने वाला है, जहां पर कालिंजर का जनसभा का संबोधित करेंगे, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें, कालिंजर दुर्ग पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी। बुंदेलखंड दौरे में आज उनका दूसरा दिन है, बांदा दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर आज वो कालिंजर दुर्ग पर जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। यूपी में रामचरितमानस पर मचे महाभारत के बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले दोनों पार्टी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सपा ने रोली तिवारी मिश्र और ऋचा सिंह को निष्कासित कर विरोध करने वालों को संदेश दिया। वहीं अखिलेश ने भी इशारों में अपने टीवी पैनलिस्ट को सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलने से बचने की नसीहत दी है, जो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को संदेश देने की कोशिश है। माना जा रहा है कि स्वामी के विवादित बयान का विरोध करने वाली नेताओं को निष्कासित किए जाने का भी पार्टी में विरोध हो सकता है। कवि है ऋचा जी, जो फैसला पार्टी ने लिया है, क्या कहना है आपका? देखिए, चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 128 साल में पहली महिला अध्यक्ष हुई और ये पहला निष्कासन नहीं है जब मेरा हुआ है। जब मैंने न्याय के खिलाफ और अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई है, तब मुझे निष्कासन का जो है सामना करना पड़ा है। अफसोस मुझे इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जो कि लगातार लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किया गया, मुझे किसी अनुशासनहीनता का कोई जवाब नहीं मांगा गया, क्योंकि मेरी तरफ से कभी पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता की नहीं गई। ऐसे में उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता करते हुए एक महिला नेता को इस तरीके से, 2 महिला नेताओं को पार्टी से इस तरीके से निष्कासित कर दिया जाना और उसका कारण ना बताया जाना, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि किस तरीके से तानाशाही रवैये का पालन हुआ है। मेरा स्पष्ट ये स्टैंड था कि राम भारत की आत्मा में बसते हैं और मैं अपने स्टैंड से वापस नहीं जाऊंगी। तो अपने रामचरितमानस के मुखर स्टैंड की वजह से मुझे आज इस निष्कासन का सामना करना पड़ा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो वनवास झेला था, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामचरितमानस के पक्ष में खड़ा होने पर अगर मुझे पार्टी का निष्कासन झेलना पड़ता है तो मैं इसका सहर्ष स्वीकार करती हूँ। रोली तिवारी और ऋचा सिंह पर गिरी गाज, पार्टी के खिलाफ उठाई थी आवाज। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला था हमला, सपा ने ले लिया बदला। रामचरितमानस पर भले ही अखिलेश यादव ने एक शब्द ना बोला हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित करके साफ कर दिया है कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि जब से मानस वाला एपिसोड शुरू हुआ, तब से सपा के एक धड़े ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इन्हीं में से 2 बड़े नाम रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह के थे, जो न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल रही थी, बल्कि अखिलेश यादव तक को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी। क्योंकि जब अखिलेश यादव काशी में हनुमान मंदिर गए थे, उस पर भी रोली तिवारी मिश्रा ने निशाना साधा था। इतना ही नहीं, रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और जिस चौपाई को स्वामी और सपा शूद्र वाली लाइन पर आगे बढ़ा रही, उससे ये दोनों ब्राह्मण विरोधी बताती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यह एक्शन सिर्फ रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह तक ही सीमित रहेगा, या फिर यह एक्शन राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ भी दिखाई देगा, जो पहले दिन से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। बड़ी बात यह भी है कि स्वामी के बयान पर शिवपाल यादव तक तंज कस चुके हैं और रामगोपाल यादव उन्हें टेढ़ा मेढ़ा तक कह चुके हैं। पहले स्वामी प्रसाद जी ये सिद्ध करें कि वो हिंदू हैं कि बौद्धिस्ट हैं। अगर वो बौद्धिस्ट हैं तो हिंदू धर्म में, हिंदू पंथ में क्या चल रहा है, क्या लिखा है ग्रंथ में, उनसे क्या मतलब है। उन्होंने तो सनातन धर्म भी कह दिया, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म ही है। देखो, धर्म तो एक केवल है सनातन,
मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और ना धार्मिक बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान है कि मैं बहुत बात करूँ, लेकिन मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ये मौर्य जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। और देखिए, सभी हम लोग तो सभी ग्रंथों को मानने वाले हैं। ऐसा है कि मैं तो चाहता हूँ कि विवाद होना ही नहीं चाहिए। हर ग्रंथ में कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं, एक आध बात ऐसी भी होती है जो सहमत नहीं हो सकते, तो सहमत नहीं हो उस पर चर्चा न करें। अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी ने इस फैसले से उन तमाम नेताओं के सामने लाइन खींच दी है जो अब भी स्वामी और पार्टी की लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे, या फिर अल्टीमेटम है जो कि रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह के साथ हुआ, जो उनके साथ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चले बढ़ेंगे आगे। आज से पुलिस रिमांड पर विधायक अब्बास की पत्नी निखत। सुबह 10 बजे जेल से निखत को कस्टडी में लेगी पुलिस टीम। आपको बता दें, लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड पर दी थी। निखत को ड्राइवर नियाज भी 5 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहेगा। कई अहम मुद्दों पर दोनों से पुलिस टीम पूछताछ करेगी। साथ ही साथ बता दें कि निखत को गैरकानूनी तरीके से जेल में अब्बास से मुलाकात करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था और अभी चित्रकूट जेल में बंद है, तो वही अब्बास अंसारी कासगंज की पचलाना जेल में बंद है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निखत को स्पेशल कोर्ट में भी पेश किया गया था। तो कई अहम मुद्दों पर दोनों से पुलिस टीम पूछताछ करने वाली है। और साथ ही साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निखत को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। सुबह 10 बजे जेल से निखत को कस्टडी में पुलिस लेने वाली है। और वहीं आज सोलंकी ब्रदर्स के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज कानपुर की कोर्ट इरफान सोलंकी समेत 3 आरोपियों की अर्जी पर फैसला सुनाने वाली है। कानपुर सोलंकी ब्रदर्स पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। सपा विधायक इरफान, रिजवान और मोहम्मद शरीफ पर फैसला आने वाला है। आरोप मुक्त करने की अर्जी पर फैसला कोर्ट सुनाने वाला है। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज महाराजगंज जेल से कानपुर लाए जाएंगे इरफान सोलंकी। बता दें कि इरफान सोलंकी पर विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने और गैंगस्टर समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और आज इसी को लेकर उन पर फैसला आने वाला है, जो कि सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज आखिरकार वो फैसला आ जाए। और एक तरफ जहां सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम के बेटे की विधायकी चली गई है, वहीं अब अब्दुल्ला आजम की वोटिंग का अधिकार छीनने की भी मांग की गई है। भाजपा विधायक आसक सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी सदर को पत्र लिखकर ये मांग की है। साथ ही साथ बता दें कि मुरादाबाद के छजलेट प्रकरण में अब्दुल्ला को 2 साल की सजा मिलने पर उनकी विधायकी रद्द हुई थी और अब वोट डालने का अधिकार भी छीनने के लिए पत्र लिखा गया। भाजपा विधायक आकाश ने पत्र लिखकर इसकी मांग की है। विधायकी जाने के बाद अब नई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अब्दुल्ला से वोट का अधिकार भी छीनने की मांग की जा रही है। तो पहले विधायकी रद्द हुई और अब वोट डालने का अधिकार भी छीनने के लिए पत्र लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं विधायकी जाने के बाद अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सर्दी खत्म होने से पहले यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद अब स्वारटांडा में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। रामपुर का स्वार संग्राम निकाय से पहले घमासान। आजम परिवार की अग्नि परीक्षा, सपा कर पाएगी सुरक्षा। अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाते ही रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि जहां सपा इसे अपने लिए बड़ा झटका मान रही, तो वहीं भाजपा और तमाम विरोधी धड़े इसे अपने लिए बड़ा मौका मान रहे हैं। ठीक है, हमारी पार्टी पूरी तैयार है, लेकिन जिसे भी पार्टी हमारा प्रत्याशी बनाएगी है ना, उसे चुनाव लड़ाएंगे और दिलो जान से जिता के भेजेंगे। देखिए, अगर पार्टी के आदेश अनुसार काम किया जाएगा, सबसे पहले अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो इतने वोट स्वारटांडे से अब की बार लेके आऊँगा कि पूरे ज़िले में आप देख लीजिएगा, पूरे ज़िले की बाकी सीटें एक तरफ और स्वारटांडे की सीट एक तरफ। रिक्त सभासद के कई सारे उम्मीदवार हैं, उन सब के बल पर, आम आदमी पार्टी के संगठन के बल पर सबसे बेहतरीन चुनाव स्वार विधानसभा के अंदर बाय इलेक्शन में होगा।
आपको बता दें कि रामपुर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2022 में सपा ने 3 और भाजपा ने 2 सीट जीती थी। लेकिन वक्त बदला तो हालात भी बदल गए, क्योंकि पहले रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने कमल खिलाया, फिर रामपुर शहर सीट पर सपा को हराया और अब भाजपा की नजर स्वार टांडा सीट पर है, जिसे जीतकर भाजपा आजम परिवार की पॉलिटिक्स पर आखिरी कील ठोकने का दम भर रही। अब्दुल्ला आजम की विदाई जाने के बाद रामपुर में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट के लिए एक बार फिर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आजम खान और समाजवादी पार्टी के परिवार में जहां मायूसी देखने को मिल रही है, तो वहीं आजम खान के धुर विरोधी नवाब परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर देगा, लेकिन सपा के सामने इस बात का संकट पैदा हो गया है कि अब स्वार सीट से वो किसे मैदान में उतारेगी। वैसे एक सवाल इस बात का भी है कि भाजपा इस सीट पर अपना उम्मीदवार किसे उतारेगी, या फिर ये सीट अपना दल एस को देगी, क्योंकि पिछली बार ये सीट भाजपा ने अपना दल एस को ही दी थी। हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। गठबंधन का विषय केंद्रीय पार्टी तय करती है और जैसा पार्टी का आदेश होगा उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल आजम खान की राजनीतिक विरासत का है, क्योंकि 2 बार आजम खान ने अपने करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा था। दोनों ही बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब सपा के सामने चुनौती इस बात की है कि वो अपने इस किले को जिंदा कैसे रखे, क्योंकि रामपुर में आजम खान का साम्राज्य खत्म हो रहा है। मतलब एकदम साफ है, उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा फिर एक बार सर्दी खत्म होने के बाद गर्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर बड़े संकेत देखने को मिले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़े संकेत दिए हैं। इस महीने के अंत तक संगठन का पुनर्गठन होगा। नई टीम में युवाओं के साथ पुराने लोगों को जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने, जो प्रदेश महामंत्री हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक बैठक की। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, आप लोगों ने आज बैठक की है प्रदेश कार्यालय पर, लेकिन अभी स्थानीय निकाय के चुनाव कब होंगे यही तय नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई। क्या बीजेपी ये मान रही है कि अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे? नहीं, बैठकें हमारे संगठन का आधार है। हम अपने जो पुराने कार्यक्रम अभियान हैं उनकी क्षेत्र के अनुसार या जो भी इकाई के अनुसार रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, क्या स्थिति है और आगामी दृष्टि से हमें क्या क्या उसमें करना है। तो अपने संगठनात्मक बैठकें हैं। आज संगठन की बैठक हुई है, जो हमारे कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं पार्टी के नियमित, उसमें एक निकाय चुनाव भी है हमारी प्राथमिकताओं में, लोकसभा चुनाव भी है और हमारे बहुत ऐसे संगठनात्मक काम हैं, सेवा के भी काम हैं, रचनात्मक भी काम हैं और लगातार हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं। तो उस कार्यक्रम अभियानों को लेकर आज बैठक थी। एक सवाल ये, आपने कहा संगठनात्मक बैठकें होती रहती हैं, संगठन में जो फेरबदल की बात है, कहा जा रहा था कि फरवरी महीने में ही होगी, पर अब जो GIS था वो भी हो चुका है, G20 भी हो चुका है, अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। तो क्या माना जाए 20 तारीख के 25 तारीख के बीच ये बदलाव होगा या फिर वो मार्च तक चला जाएगा? उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में नगर निकायों के, पंचायतों के चुनाव भी हैं। तो राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया। तो अब ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक संगठन का कालखंड 2024 तक एक्सटेंड हो गया। अगर पूछा जाए, हालांकि आप बता नहीं रहे हैं, कितने फीसदी ये बदलाव होगा? चर्चा तो ऐसी है कि 50% तक चेंजेस हो सकते हैं संगठन में। नहीं, अब जैसी परिस्थिति बनेगी उन परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये परिवर्तन नहीं है, पुनर्गठन है। पुनर्गठन, और इसी महीने होगा, फरवरी में ही? निश्चित रूप से जल्दी करेंगे, इस महीने हो सकता है, जल्दी करेंगे हमें। तो ये आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत जल्द संगठन का पुनर्गठन होगा, बदलाव नहीं होगी, नई टीम नहीं है, पुराने लोग और नए लोगों को लेकर एक संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा का आज दूसरा दिन है, लेकिन योगी सरकार द्वारा नकल पर अंकुश लगाए जाने का पहला ही दिन बड़ा असर देखने को मिला। 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने डर से परीक्षा छोड़ दी है। माना जा रहा है कि नकल पर सख्ती की वजह से इन छात्रों ने हिंदी की परीक्षा दी ही नहीं, जबकि परीक्षा के पहले ही दिन गाजीपुर में 5, मथुरा, जौनपुर, बुलंदशहर, लखनऊ में एक मुन्ना भाई भी पकड़े गए, जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बरेली में बोर्ड परीक्षा के दौरान अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहां आर.एन. टैगोर इंटर कॉलेज में भाजपा के निवर्तमान विधायक पप्पू भरतील ने इंटर की परीक्षा दी। उन्हें देखकर छात्र हैरान रह गए, लेकिन पप्पू भरतौल ने कहा कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। साथ ही इंटर में पास होने के बाद कानून की पढ़ाई कर लोगों की मदद करने का आश्वासन भी दिया। तो ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, पप्पू भरतेल की तस्वीरें हैं जो कि इंटर कॉलेज में परीक्षा देने वहां पर पहुंचे थे, जिन्हें देखकर वहां आसपास छात्र बिल्कुल हैरान रह गए थे। लेकिन उनका कहना है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई कर लोगों की मदद करने का आश्वासन भी दिया साथ ही साथ। यूपी में नेपाल की सीमा पर बसे मदरसों की जांच को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। दोबारा सर्वे कराए जाने की चर्चाओं पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की गई। कहीं कोई सर्वे, दोबारा सर्वे कहीं कोई नहीं हो रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार हम आगे जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, मदरसों के बेहतरी के लिए खाका तैयार कर रहे हैं और धरातल पे हमारी योगी सरकार की हर योजनाएं धरातल पे लाभ पहुंचाने के लिए हैं। आने वाले समय में इस सर्वे के माध्यम से भी हम धरातल पे अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं करेंगे। खबर कानपुर देहात से है, जहां मां और बेटे की जलकर मौत के मामले पर सियासत लगातार जारी है। आज कांग्रेस नेताओं ने मड़ौली गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, नकुल दुबे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं। इन लोगों ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। मां और बेटे की मौत के मामले पर सियासत लगातार तेज हो रही है। पीड़ित परिजनों से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा था। आपको बता दें कि नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और खाबरी शामिल थे। इन लोगों ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनसे मिलने पहुंचे। कानपुर देहात पहुंचे सपा प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सपा नेताओं ने बंद कमरे में पीड़ित परिजनों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद बाहर निकले सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा नेता मनोज पांडे पर कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। वहीं कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और जिस घटना से कहीं न कहीं रूबरू हुआ है पूरा परिवार, जख्मी हुआ है, उसे मिल कर के आए, उनके प्रति संवेदना पार्टी की दे कर के आए, उन्हें आश्वासन दे कर के आए कि उनको न्याय दिलाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और देखिए निश्चित रूप से जो ये घटना घटी है, इस घटना को ना अब आप झुठला सकते हैं, न इस घटना को अब आप बहका सकते हैं, न इस घटना से मुँह मोड़ सकते हैं। जो उनका मनसब था कि उन्होंने बॉडी उठा ली, उन्होंने उसका क्रिमेशन करा दिया, उन्होंने मुआवजे की चेक जबरिया आवाज़ से बुला के पकड़ा दी, तो उनको लगता था उनकी मनसा पूरी हो गई, इसलिए उन्होंने हम लोगों को आने दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर मौन नहीं बैठेगी जब तक उचित मुआवजा, नौकरी, आवास और असली मुलजिमों को सजा नहीं होगी, तब तक समाजवादी पार्टी इस मामले पर आंदोलन करती रहेगी। पीड़ित बेटे जी बातें जो मेरे साथ बीता हुआ है मैंने उनको वही बताया है और उन्होंने बातों को सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि जो हो सकेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मेरे साथ हर संभव मदद करें। अभी ज़मीनी स्तर पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी मुझे जो सुरक्षा वाली बात है, सुरक्षा ही मिली हुई है, सिर्फ जो गार्ड की बात थी। और ज़मीनी स्तर पर जो अभी बातें हुई थी कि वो पकड़े जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो अभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। और अब बात शूद्र ब्राह्मण के बाद कुमार पोस्टर जाति वाली जंग को नया बूस्टर, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस पर पोस्टर वाली सियासत 7वें आसमान पर है, क्योंकि सपा दफ्तर के बाहर फिर एक बार एक नया पोस्टर लगा मिला है, जिसमें जाति के तौर पर कुम्हार का नाम लिखा है।
लेकिन अब सियासत इस बात पर शुरू हो गई है कि ये पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर क्यों लगते हैं। सपा दफ्तर के बाहर फिर लगा पोस्टर, मानस पर संग्राम को मिला बूस्टर। कुम्हारों का अपमान, चौपाई पर घमासान। जब जब लगता है कि मानस वाला विवाद खत्म हो गया, तब तब कोई बयान या पोस्टर इस विवाद को और ज्यादा तूल दे देता है। और अब ये काम समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर ने किया है, जिसमें रामचरितमानस की चौपाई को कुम्हारों का अपमान बताया गया और बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया कि कुम्हार जाति को नीच बताने वाली रामचरितमानस से ये चौपाई हटनी चाहिए या फिर रामचरितमानस बैन होनी चाहिए। सपा दफ्तर के बाहर लगा ये पोस्टर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति ने लगवाया है। लेकिन राजनीति इस बात पर गर्म है कि हर बार पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर ही क्यों नजर आता है, क्योंकि इससे पहले शूद्र और ब्राह्मण वाला पोस्टर भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही लगा था। और अब इसी को लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जो पोस्टर लगा है उसमें अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी तस्वीर है। हम सनातन को मानने वाले हैं, इसके नाते आए दिन समाजवादी कार्यालय में ही क्यों ऐसी टीका टिप्पणी होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी में एससी ओबीसी चेहरे नहीं है क्या? क्या बसपा कार्यालय के सामने में एससी ओबीसी चेहरे पोस्टर क्यों नहीं लगाते? कांग्रेस कार्यालय में एससी ओबीसी के लोग पोस्टर क्यों नहीं लगाते? सिर्फ सपा कार्यालय में क्यों ऐसे पोस्टर लग रहे हैं? इसके नाते सवाल है अखिलेश यादव के ऊपर। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे कि हमारे धर्म ग्रंथों पर जिस तरीके की टिप्पणियां इन सब नेताओं के द्वारा की जा रही हैं, ये बहुत ही अपमानजनक है। हिंदू समाज इसकी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। हम राजनीतिक दल के लोग भले ना आ पाएँ, लेकिन समाज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। रामचरितमानस की एक और चौपाई को लेकर यहाँ पर ये पूरा पोस्टर लगाया गया है और इस चौपाई में जिस तरीके से कुम्हारों का कहीं न कहीं जिक्र है, उससे उसी बात को लेकर इसमें की तस्वीर है, स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर है। यानी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उसके समर्थन में इस तरीके का पोस्टर वार जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर पर सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि इससे पहले एक पोस्टर सुभाषपा ने भी लगाया था और जिस तरह सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में कुम्हारों के अपमान की बात कही गई, उसके उलट सुभाषपा के पोस्टर में ये बताने की कोशिश की गई थी कि रामचरितमानस की चौपाई में कोई ऐसी बात नहीं लिखी जिस पर विवाद बढ़ाया जाए। पोस्टर वार में समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कूद गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें रामचरितमानस की एक और चौपाई को लेकर कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का समर्थन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साध रहे हैं और उसके बाद सुभाषपा ने जो पोस्टर लगाया है उससे साफ है कि कहीं न कहीं इस पूरे विवाद में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी अब शामिल हो गई है। दरअसल जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने चौपाई पर सवाल उठाए हैं, राजनीति गर्म है क्योंकि जहां एक तरफ पोस्टर वार चल रहा तो वहीं भाजपा स्वामी को अल्पज्ञानी बताते हुए निशाना साध रही और यमक के साथ साथ श्लेष अलंकार की ये कहते हुए दुहाई दे रही कि एक शब्द के अनेक मतलब होते हैं। जो रामायण में लिखा गया है, यमक अलंकार नाम की भी चीज़ है, कोई श्लेष अलंकार नाम की भी चीज़ है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ निकाला गया है। ऐसे ही सजना है मुझे सजना के लिए, ये तो फिल्मी गाना है, इसको ही अगर सुन लेते वो तो शायद ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा, क्या वो सुभाषपा के पोस्टर का जवाब है या फिर ये बताने की कोशिश है कि जो लाइन स्वामी ने ली है वो अभी तक उस पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।